Lecture 21 and as a last video I have explained you कि measures to correct excess demand में दो measures आपने पढ़ने हैं. A is your fiscal measure and B is your monetary measures. So last video में हमने ये देखा कि fiscal measures क्या है और monetary measures क्या है. I hope कि आपने monetary measures से जो मैंने आपसे बोला कि आपको qualitative और quantitative measures जो कि money and banking unit में आपने पढ़ा उसे you should have revised that. Now coming here, excess demand एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर है एग्रीगेट सप्लाई से, एग्जिस्टिंग सप्लाई लेवल से जो डिमांड है वो बढ़ गया है. इस सिचुएशन को सही करने के लिए आप क्या क्या तरीका है जो यूज कर सकते हैं. तो डिमांड का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है? मनी. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, this is where we have to deal with a very basic of economics, that is demand का जो reason होता है वो हमेशा necessity नहीं होता. मतलब आपको कुछ बहुत जरूरी है सिर्फ इस वजह से आप उसका डिमांड करें, ये पॉसिबल नहीं है. आपको कुछ बहुत जरूरी हो, you have the requirement plus you have the money. जब तक R and M का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है आप डिमांड नहीं कर सकते. तो रिक्वायरमेंट को किसी भी तरह फुलफिल करना ये सिर्फ बेसिक नीड्स के साथ चलता है. योर फूड, योर क्लोथिंग, योर हाउसिंग, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स दैट यू हैव टू डू एनीवे. अगर आपके पास पैसे हैं नहीं है फिर भी इंसान इसको मैनेज करता है. बेसिक नीड्स के अलावा जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम कहने का मतलब जो वाइड रेंज ऑफ रिक्वायरमेंट्स होते हैं ह्यूमन लाइफ्स में, उसके लिए डिमांड का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या बन जाता है? मनी. सपोजिंगली किसी को कुछ खरीदना हो, उसे बहुत मन है वो खरीदने का, रिक्वायरमेंट है उसे वो खरीदने का, डिजायर है, लेकिन मनी नहीं है तो डिमांड में वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. सो अपार्ट फ्रॉम द बेसिक नेसेसिटीज द पॉइंट इज everything else which is not a basic necessity for human life is a matter of money. हर वो चीज जो हमारी मूलभूत आवश्यकता के इतर है वो हमारे लिए पैसों का मैटर बन जाता है कि if we have money we get it, if we don't have money we don't get it. तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ा हुआ है, मतलब लोगों के पास मनी है ज्यादा स्पेंड करने के लिए. पहला टारगेट होता है इस मनी को कम करना. आप बहुत खर्च किए जा रहे हो, आपके पास 2000 रुपए थे, आपके पेरेंट्स ने आपसे 300 विड्रॉ कर लिए, ले लिए, अब 500 है. पहले आपके पास 2000 का रेंज था खर्च करने के लिए, डिमांड करने के लिए. अब आपके पास सिर्फ 500 है तो डिमांड ऑलरेडी क्या हो गया? अपने आप घट गया. पहले 2000 के बराबर का डिमांड था, अब सिर्फ 500 की डिमांड का होगा. तो एक्सेस डिमांड में पहले हमें सिचुएशन को समझना है. द वेरी सिचुएशन इज वी आर हैविंग एन एक्सेस ऑफ डिमांड व्हिच बाय डिफॉल्ट मींस कि इकोनॉमी में पब्लिक के पास पैसे हैं डिमांड करने के लिए. तो हमारा जो पहला अप्रोच होगा इसको सॉर्ट आउट करने का, इसको सॉल्व करने का, वो होगा कि इस मनी को हम कैसे कम कर सकते हैं. सबसे पहले हम फिस्कल मेजर्स पढ़ेंगे, मतलब ये मेजर्स कौन ले रहा है? द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. फिस्कल मेजर्स में सबसे पहला मेजर है सरप्लस बजट. जब आप बजट पढ़ोगे 12th में तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि बजट, जो गवर्नमेंट बजट होता है वो क्या है? वो एक अकाउंट है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का. सबसे पहले बजट क्या है? ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. किसका? गवर्नमेंट का. आम बोलचाल की भाषा में भी हम बजट यूज करते हैं. आपके घर का बजट, आपका एक्सपेंडिचर, आपकी इनकम, इनका एक अकाउंट होता है. सो बजट इज अ अकाउंट फॉर द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू. ये एक फाइनेंशियल अकाउंट है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का. किसके एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का? गवर्नमेंट के. अब सरप्लस बजट क्या होता है? जब बजट में दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है एक्सपेंडिचर और दूसरा पार्ट है रेवेन्यू. तो किसी में ये ज्यादा होगा, किसी में ये ज्यादा होगा. एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है मतलब गवर्नमेंट जनता पे ज्यादा पैसे खर्च कर रही है. रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है मतलब गवर्नमेंट की जो आमदनी है वो ज्यादा है, खर्च जो है वो कम है. सरप्लस बजट में रेवेन्यू ज्यादा होता है. रेवेन्यू ज्यादा होता है कहने का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट का कंपैरेटिव एक्सपेंडिचर कम है. जैसे कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कम करा मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हुआ है? कम हो गया. पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हुआ इसका मतलब क्या होगा कि मनी जो सप्लाई आ रही है इकोनॉमी में
क्या हो गई, कम हो गई। सो द पॉइंट इज फिस्कल मेजर्स के थ्रू हम क्या टारगेट कर रहे हैं, मनी को टारगेट कर रहे हैं। मनी को टारगेट करने में द फर्स्ट अप्रोच दैट वी कैन हैव इज ऑफ सरप्लस बजट। फॉर दिस यू शुड अंडरस्टैंड कि बजट क्या है, इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस चीज का स्टेटमेंट है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का। यहाँ पे आपने बॉदर नहीं करना है, बजट आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, इट्स अ होल यूनिट, तो बजट आप वहां पे पढ़ोगे। सरप्लस बजट, बजट के दो टाइप्स होते हैं, एक सरप्लस होता है, एक डेफिसिट होता है। यहाँ पे आप सरप्लस बजट देखिए, वैसा बजट जिसमें एक्सपेंडिचर कम है, रेवेन्यू ज्यादा है। एक्सपेंडिचर कम है गवर्नमेंट का मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हुआ है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हुआ है मतलब मनी सप्लाई हमारा कम हो गया, जो कि हमारा टारगेट था। सो हियर वी आर अचीविंग आवर टारगेट। द सेकंड ऑप्शन इज वी कैन इंक्रीज द टैक्सेशन। जो टैक्सेशन गवर्नमेंट चार्ज करती है, जो टैक्सेस ले रही है गवर्नमेंट, उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, हम मतलब गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकती है। सो व्हाट विल फाइंड एज अ रिजल्ट, द टैक्सेशन हैज बीन इंक्रीज्ड, सो योर डिस्पोजेबल इनकम विल फॉल डाउन। अब आपका इनकम फॉल डाउन हो गया मतलब आपकी मनी कैपेसिटी कम हो गई, आप अपने आप डिमांड्स क्या करोगे, कम कर दोगे। थर्ड रीजन जो है, थर्ड जो प्रोसेस है वो है गवर्नमेंट शुड अवॉइड न्यू बोरिंग। किसी भी नए तरह के बोरिंग को गवर्नमेंट को अवॉइड करना चाहिए। यस, द गवर्नमेंट डज बोरो। हाउ डज इट बोरो? इट बोरोज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द IMF एंड ऑल। और ये जो बोरिंग करती है वो पब्लिक के लिए ही करती है, क्योंकि उसे डेवलपमेंटल एक्शंस करने होते हैं, एक्टिविटीज करनी होती है। किसी भी नए बोरिंग को हमें अवॉइड करना है। इससे होगा क्या, नो एक्स्ट्रा पब्लिक एक्सपेंडिचर। कोई भी एक्स्ट्रा पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं होगी। एक्स्ट्रा पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं होगी मतलब जो हमें मनी को रिड्यूस करना था या कंट्रोल करना था वो हम कर पाएंगे। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, जो हमारा एक्सपोर्ट है मतलब जो हम अपने कमोडिटीज को अब्रॉड सेल कर रहे हैं और इसके बदले में हमें इनकम अर्न हो रहा है, दिस इज एक्सपोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट का सिंपल इक्वेशन ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, वी सेल आवर कमोडिटीज आउटसाइड आवर कंट्री एंड देन वी गेट इनकम फ्रॉम द आउटसाइडर्स हु आर यूजिंग द कमोडिटी। तो एक्सपोर्ट क्या है, एक तरह का इनकम के जनरेशन का मीडियम है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट को डिक्रीज करोगे, पहला क्वेश्चन आता है कैसे डिक्रीज करोगे, कोटा फिक्स कर दोगे कि किस सामान को कितना बेचना है, और अदर रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं जैसे टैरिफ। अगर आप टैरिफ लगा देते हो मतलब चार्जेस लगा देते हो इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे, तो उससे भी एक्सपोर्ट की क्वांटिटी कम हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन, एक्सपोर्ट को कैसे डिक्रीज करोगे, थ्रू कोटा एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस लाइक टैरिफ। टैरिफ क्या है, एक मॉनेटरी चार्ज है जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे लिया जा सकता है। अब इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट के थ्रू जो इनकम आ रहा था वो कम हो गया, मतलब हमारा जो टोटल इनकम है वो कम हो गया, मनी क्या हुआ, कम हो गया। उसके बाद जो वेजेस हैं उसको बिल्कुल भी हम बढ़ाएंगे नहीं। जो गवर्नमेंट की वेज पॉलिसी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेज अमंग द लेबर है, उसको हम बढ़ाएंगे नहीं, स्टेबल रखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डोंट वी डिक्रीज इट। यहाँ पे जो मैं आपको बता रही कि जो तनख्वाह दी जा रही है उसको हम बढ़ाएंगे नहीं, स्टेबल रखेंगे। क्यों, घटाया भी तो जा सकता था, जैसे आप वेज को घटाओगे मनी अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन हम वेज को घटा नहीं सकते क्योंकि जैसे ही हम वेज को घटाएंगे तो एक सोशल आउटबर्स्ट हो जाएगा। सोशल आउटबर्स्ट कहने का मतलब प्रोटेस्ट होगा लेबर के तरफ से, लेबर यूनियन के तरफ से, इकोनॉमी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो हैम्पर हो जाएगी। हैम्पर कहने का मतलब डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमारे पास वेजेस को हम स्टेबल रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, घटाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कोई भी लेबर अगर 10,000 सैलरी उसे मिल रही है और आप उसे एक साल के 10,000 पे रखो, वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप उसे बोलते हो कि आपकी सैलरी डिमोट करके 8,000 कर दी जा रही है, ही और शी वोंट बी गुड विद दैट, तो वहां पे फिर प्रोटेस्ट या रेश का इश्यू हो जाता है, जो कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर सकती है। और लास्ट जो तरीका है जिससे आप डेफिसिट, इस एक्सेस डिमांड को काउंटर कर सकते हो, वो है राइज इन दी प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स वी आर एट अ स्कैर्सिटी ऑफ प्रोडक्शन, हमारा एग्रीगेट सप्लाई कम है, इसको इसके बराबर करने के लिए दो तरीका है। दिस इज द सिचुएशन दैट वी आर डीलिंग। ये
ज्यादा है, ये कम है, इसको घटाओगे, इसको बढ़ाओगे। सपोजिंगली ये 60 है, ये 40 है, इसको घटा के 50 करा, इसको बढ़ा के 50 करा, इक्वल हो गया। दिस इज द सिचुएशन दैट वी आर ट्राइंग टू फाइट, दिस इज आवर सिचुएशन। तो हम मेजरली फोकस करते हैं डिमांड्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो आसान है। सप्लाई को बढ़ाना मुश्किल है क्योंकि प्रोडक्शन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। लेकिन हम सिर्फ इस पार्ट पे फोकस नहीं कर सकते। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, सिर्फ इस पे हम फोकस नहीं करेंगे। विल ऑल्सो हैव टू फिगर आउट कि हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ के जो एलिमेंट है उसके साथ क्या कर रहे हैं। सो apart from rise in the production, all the reasons or all the methods that we've been studying, be it surplus budget, be it taxation, be it new borrowing avoiding, be it decrease in export and no increase in wages, ये सारा था जो aggregate demand को घटाएगा। अब लास्ट जो आपका स्टेप है राइज इन प्रोडक्शन, वो एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाएगा। तो अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी हम काउंटर कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी हम एक्शन ले रहे हैं और हम अपने राइट हैंड साइड के लिए भी एक्शन ले रहे हैं, दैट मीन्स दैट इट वुड बी इजी फॉर अस टू अटेन दिस पोजीशन। सिर्फ एक तरफ काम करोगे तो यहाँ पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, दोनों तरफ काम किया जाएगा तो यहाँ ज्यादा आसानी से पहुंचा जा सकता है। सो फिस्कल मेजर्स में पहले एक बार इसको समराइज करते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है इसको समझिए, दिस इज आवर प्रॉब्लम। ओके, सिर्फ एक पार्ट को हमें नहीं सॉल्व करना है, दोनों पार्ट के साथ सोल्यूशन देखना है। सो वी हैव टू काउंटर द लेफ्ट हैंड साइड, ऑल्सो वी हैव टू काउंटर द राइट हैंड साइड। फिस्कल मेजर्स क्या है ये आपको लास्ट वीडियो में पता है। कौन कौन से स्टेप्स है इसमें, सरप्लस बजट ये क्या होता है और इससे क्या होगा, टैक्सेशन इससे क्या होगा, न्यू बोरिंग्स नहीं की जाएंगी उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट को कम करना है कैसे और उससे क्या होगा, वेजेस नहीं बढ़ाने हैं, घटा भी नहीं सकते क्योंकि फिर उससे इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, और प्रोडक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है। अब सेकंड जो तरीका है सरप्लस इसको एक्सेस डिमांड को फिगर आउट करने का, सॉल्व करने का, वो है मॉनिटरी मेजर्स के साथ। कि हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व करें, लेकिन हमारा स्टेप्स है, हमारे मेजर्स कौन से होते हैं, मॉनिटरी मेजर्स। व्हाट डू वी मीन बाय दैट, these measures are taken care and decided by the Reserve Bank of India. Your central bank is the decisive authority here. Decision लेने का पावर यहाँ पे किसके पास है, आपके सेंट्रल बैंक के पास। So अभी अगर आपने रिविजन किया होगा तो देखो बैंक रेट आपको पता है क्या है, सिक्योरिटीज सेल करते हैं रेपो रेट पे, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अभी मैं इस सबको डिटेल नहीं करूंगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज इन डिटेल, ठीक है। इन सबको क्या करना है, बढ़ाना है। बैंक रेट बढ़ाओ, रेपो रेट बढ़ा दो, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट बढ़ा दो। तो इन सब की वजह से आपका जो मनी सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कैसे, ये आपने एक्सप्लेन करके यहाँ पे मुझे बता रहे हैं वो कैसे होगा। मान लो बैंक रेट बढ़ा दिया गया, मतलब आरबीआई से किसी कमर्शियल बैंक ने जो लोन लिया उसमें पहले उसको 6% देना था, बढ़ने के बाद 7% देना पड़ा। जब 6% था तो कमर्शियल बैंक 10 रुपए ले रही थी, जब वो 7% हो गया तो कमर्शियल बैंक ने सिर्फ 8 रुपए का लोन लिया, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। अब इसकी वजह से जब 6% था बैंक रेट तो पब्लिक के पास 10 रुपए आ रहे थे, जब 7% है बैंक रेट तो पब्लिक के पास सिर्फ 8 रुपए आ रहे हैं। बैंक रेट बढ़ा, पब्लिक के पास जो मनी है वो घट गया। दिस इज द प्रोसेस, एंड ये प्रोसेस आपको खुद पता है क्योंकि आपने आरबीआई को पढ़ने के टाइम पे बैंक रेट को बहुत डिटेल में पढ़ा, तो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द प्रोसेस। अब जैसे सिक्योरिटीज हैं, जो शेयर और बॉन्ड्स हैं, जो प्रॉफिट अर्निंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको आप कमर्शियल बैंक को ना बेच के ओपन मार्केट में बेचोगे। मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटीज को सेल करने का 2 ऑप्शन है, या तो कमर्शियल बैंक या फिर पब्लिक को हम बोलते हैं ओपन मार्केट। अगर आप पब्लिक के पास सिक्योरिटी बेचते हो उससे क्या होगा, सिक्योरिटीज बेची गई पब्लिक को, इनको प्रॉफिट होगा बाद में, फ्यूचर में। प्रेजेंट में इनके पास जो मनी था वो कहाँ आ गया,
आरबीआई के पास। तो डिमांड, मार्केट में डिमांड करने के लिए उनके पास पैसे कम हो गए। अगर आपके पेरेंट्स आपको 3000 रुपीज देते हैं, आप अभी 3000 रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन वो आपसे कहते हैं कि नहीं, इसमें से 1500 सेव करके रख लो फॉर समथिंग यू माइट नीड इन फ्यूचर। तो जैसे ही आपने सेविंग्स करा तो आपका जो प्रेजेंट एक्सपेंडिचर कैपेसिटी है वो रिड्यूस होकर 1500 हो गया। सिमिलरली जैसे ही इसने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया पब्लिक ने, तो करंट में जो उसके पास मनी है वो क्या होगी, कम हो गई, क्योंकि उसे इसी मनी से कुछ पोर्शन सिक्योरिटीज को खरीदने में देना पड़ा। तो बाकी मार्केट में जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सिमिलरली कैश रिजर्व रेशियो को कम करोगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम करोगे। यहाँ पे मैं नहीं बता रही इसका प्रोसेस कि कैश रिजर्व रेशियो कैसे, क्यों, क्योंकि ये आप अगर पढ़े हो तो आपको पता हो जाएगा आराम से। सो आई एम लीविंग दीज टू, मैं इन दोनों को नहीं एक्सप्लेन कर रही, जस्ट टू सी कि इफ यू गाइज आर कैचिंग अप और फॉलोइंग द लेक्चर्स और नॉट। अगर इन दोनों को मैंने जैसे आपको बैंक रेट बताया वैसे मैं नहीं बता रही, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि कैश रिजर्व रेशियो आपको पता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपको पता है, तो आप इसको जानते हैं। अगर जानते हैं तो आप वेरी गुड, अगर नहीं जानते देन यू विल व्हाट्सएप लाइक इन टर्म्स ऑफ योर क्वेश्चन। सो लेट अस फिगर आउट इफ यू गाइज आर स्टडीइंग और नॉट। उसके बाद अब क्वालिटेटिव मेजर्स जितने हैं, मॉनिटरी मेजर्स दो होते हैं, क्वांटिटेटिव जो ये सारे थे और क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव मेथड जितने भी हैं, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल अपील, डायरेक्ट एक्शन, ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीज थ्री। इनके थ्रू हम क्या करने की कोशिश करते हैं, इसके साथ हम एफर्ट्स लगाते हैं किस चीज का, कि हम मनी सप्लाई को रिड्यूस कर सके। डायरेक्ट एक्शन में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज काइंड ऑफ ऑर्डरिंग द कमर्शियल बैंक्स नॉट टू क्रिएट और इंक्रीज द मनी सप्लाई। तो इनके थ्रू भी हम मनी सप्लाई के रिडक्शन की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बार इसको समराइज कर लीजिए, चाहे फिस्कल मेजर्स हो चाहे मॉनिटरी मेजर्स हो, मॉनिटरी मेजर्स में चाहे क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो, हमारा एम क्या है, एग्रीगेट डिमांड को कम करना, इन टर्म्स मनी सप्लाई को कम करना, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करना। अब लास्ट टॉपिक जो है आपका इस टॉपिक में रिलेटेड, जो लास्ट पॉइंट है पढ़ना, दैट इज योर इन्फ्लेशनरी गैप। अब आपको पता है इन्फ्लेशन एक ऐसा वर्ड है जो आपने सबने सुना होगा कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये दो इकोनॉमिक फेनोमेनन है, दो ऐसी घटनाएं हैं जो हर अर्थव्यवस्था में आपको देखने को मिलती है और हर समय अंतराल में आपको देखने को मिलती है। इन्फ्लेशन एक ऐसी इवेंट नहीं है कि 10 साल में एक बार हुई, नो, इन्फ्लेशन is an event which you can observe every 3 months, every 2 months or less or more। 2-3 महीने से ज्यादा का टाइम भी लग सकता है उसको ऑब्जर्व करने में, 2-3 महीने से कम का टाइम भी लग सकता है। अब जो फेनोमेनन, जो इवेंट इतना फ्रीक्वेंट है कि वो आपको इतनी बार बार इकोनॉमी में दिखता है, उसमें होता क्या है, सिर्फ ये नहीं बोलोगे कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्या बोलोगे, जनरल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। फर्क क्या है प्राइस के बढ़ने का और जनरल प्राइसेस के बढ़ने का, ये इन्फ्लेशन नहीं है, ये इन्फ्लेशन है। प्राइस के बढ़ जाने का मतलब है कि किसी एक कमोडिटी का, सपोज अनियन ले लो, अनियन इज अ वेरी वॉलेटाइल कमोडिटी, वी हैव अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द प्राइस ऑफ अनियन। सिर्फ अनियन का प्राइस बढ़ा, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल रीजंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रीजंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डिसीजंस का रीजन, कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी एक कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसके लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। लेकिन जब इकोनॉमी में एक साथ बहुत सारी चीजें, लगभग सारी चीजें, इफ नॉट ऑल मोस्टली ऑल, अगर सब कुछ नहीं तो लगभग सब कुछ, 10 में से 8, 10 में से 7, 10 में से 9, 10 में से 10 भी, सारी चीजों का या लगभग सारी चीजों का प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो हम उस इवेंट को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन इज अ जनरल इंक्रीज, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर इंक्रीज। पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। अब इन्फ्लेशनरी गैप हम एक्सेस डिमांड में क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, पहले तो ये है क्या, इट इज द सरप्लस ऑफ डिमांड ओवर एंड अबव द रिक्वायर्ड डिमांड। जो रिक्वायर्ड डिमांड है उसके ऊपर का जो सरप्लस डिमांड है उसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं।
अब ये जो हमारा एक्सेस डिमांड का ये जो आया, ये रीजन एफ और ई का रीजन, इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से नॉर्मल प्राइसेस क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड एडी डैश हो गया, एग्रीगेट सप्लाई एएससी था, एडी ग्रेटर हो गया। अब सप्लाई को बढ़ाने में और डिमांड को घटाने में टाइम लग गया। इस टाइम में क्या हुआ कि प्राइसेस 2 रुपए के वैल्यू से बढ़ गए। तो कौन सा इवेंट हो गया इकोनॉमी में? इन्फ्लेशन का इवेंट हुआ। क्यों हुआ ये इन्फ्लेशन का इवेंट? एडी की वजह से। ये एडी क्या है? एफई। क्लियर? सो सबसे पहले हम इन्फ्लेशनरी गैप को पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या है? प्राइसेस का बढ़ जाना? नो। जनरल प्राइसेस का बढ़ जाना? यस। इन दोनों में फर्क क्या है? प्राइस, किसी एक कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जनरल प्राइसेस जब 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 7, मतलब इफ नॉट ऑल, मोस्टली ऑल कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशनरी गैप यहाँ पे क्या है? आपका जो एक्सेस डिमांड है वही आपका इन्फ्लेशनरी गैप है। इसको इन्फ्लेशनरी गैप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं। सो आपका इन्फ्लेशनरी गैप क्या होंगे यहाँ पे? एफ और ई, एफ ई। सो ये टॉपिक जो था आपका एक्सेस डिमांड, दैट इज कंप्लीट। नेक्स्ट